जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। इसमें हम उसके आंसर के साथ साथ उसका जो उससे रिलेटेड फैक्ट होगा, जो कुछ अपडेट होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे क्वेश्चन आपको दिखाने की। बाकी हम अलग अलग पार्ट के अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। चलिए हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे कौन है। पहला क्वेश्चन यहाँ है, क्योंकि ये 2019 का ग्रुप डी का पेपर है, इस वजह से उस समय जो है सुनील अरोड़ा थे। यानी ऑप्शन के हिसाब से तो सुनील अरोड़ा होगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान में इस समय राजीव कुमार हैं। थोड़ा सा मोटी है, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा समझ में आसानी से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे जयपुर में नहीं किया जाता, वाराणसी में भी नहीं किया जाता, भोपाल में भी नहीं किया जाता। इसका सही ऑप्शन होगा प्रयागराज। प्रयागराज के अलावा और कहाँ पे किया जाता है? नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में भी इसका आयोजन किया जाता है। ये 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। यानी कि इसे अगर प्रयागराज में यहाँ पे 2013 में हुआ था, तो अब नेक्स्ट वाला 2025 में होगा। ये 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। भारत के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में यहाँ पे शक्तिकांत दास जी हैं। 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियन में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पे उन्होंने 6वां स्वर्ण पदक जीता हुआ है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि 2019 का है तो उस समय रामनाथ कोविंद थे। अब वर्तमान की पूछेगा तो अभी इस समय वर्तमान यानी 2022 में द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन, 2018 में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त 2018 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ान टिकट, उड़ान यानी कि आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी एयर नामक टिकट ऐप लॉन्च किया हुआ है। निम्नलिखित में से एयर नामक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जियो का नेटवर्क बताता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये है रिलायंस। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपने देखी होगी, वो संबंधित थी हॉकी से। शाहरुख खान की मूवी है, हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? बिल्ली, कुत्ता, बाघ, भेड़। तो ना तो बिल्ली से ऊन मिलता है, ना कुत्ता से मिलता है, ना बाघ से मिलता है। किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की चक्षु पब्लिकेशन की एक बुक है, ग्रुप सी और डी, और बाकी सभी के लिए है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 25 प्रैक्टिस सेट और 2450 से अधिक यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये टोटल सॉल्व सहित यहाँ पे दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन हमने यहीं से उठाए हुए हैं। आपको इस पेपर का आपको पूरा सलूशन इसमें मिल जाएगा, और इसके साथ में आपको यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट
आपको यहाँ पे विथ आपको सॉल्व मिलेगा। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा पेपर आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। टोटल 25 पेपर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे करा रहा हूँ। चूँकि मैं पूरा कराना इतना समय में संभव नहीं है, क्योंकि 25 प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब है कि अगर एक प्रैक्टिस सेट हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, चूँकि 4 सब यहाँ पे 4 विषय है, तो 25 चौको 100, लगभग 100 वीडियो बनेंगे। तो 100 वीडियो बनाने का समय मेरे पास इतना है नहीं है। तो अब इसके लिए अब यही कर सकते हैं कि आप इस पुस्तक को अगर आपके नज़दीक मिलती है तो वहाँ से कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन इसे अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे लास्ट में दिया होगा। ये देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, कहीं से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। चच्चू पब्लिकेशन की बुक है। 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अगर इसमें से अगर आप 20 भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन का समय है, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करिएगा, तो जिसका भी ड्राइवर का है तो उसकी तो थोड़ा कम समय है, बाकी ग्रुप सी डी के लिए तो काफ़ी समय है। तो आप इसके पूरे 25 सेट हल कर ले जाइएगा, तो आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास, और यहाँ पे मोहनलाल करमचंद गांधी लिखा हुआ है, गलत है ये। मोहनदास करम सिंह गांधी, यहाँ पे सिंह लिखा हुआ है तो ये गलत है। आपको पता ही होगा, इनका सही नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये सही है। तो अगला क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। पत्ते की पहचान कीजिए। यहाँ पे कौन सा पत्ता है, केले का पत्ता है, बरगद का है कि नारियल का है। तो दोस्तों इसमें से ये किसी का पत्ता नहीं है। मेरे ख्याल से एक तरह का पत्ता होता है। आपका किस में होता है? पपीते में होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। या फिर हम लोग के घर में, गाँव में लेण का पेड़ होता है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोला जाता है, उसका भी पत्ता इसी तरह होता है। 2018 में कौन सी टीम ने IPL T20 जीता था? थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ। 2018 में कौन सी टीम ने IPL T20 जीता था? राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों 2018 में चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, और ये सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर, यानी ये उप विजेता, इसको तो विजेता भी कहा जा सकता है। चलिए मैं इसको विजेता कर देता हूँ। ये हो जाएगी कि आपकी विजेता, और सनराइजर्स हैदराबाद आपकी उप विजेता हो जाएगी। ये 2018 की है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 2022 IPL 2022। इसमें वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम विजेता और उप विजेता यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे IPL 22 में जो है गुजरात टाइटन, गुजरात टाइटंस यहाँ पे इसकी विजेता है, ये विजेता है। और उप विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल, राजस्थान, ये उप विजेता है। और बाकी इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्पल कप किसे दिया गया है, ऑरेंज कप दिया गया है। पर्पल कप युजवेंद्र चहल है, ऑरेंज कप जोस बटलर हैं। हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच मिला हुआ है, और मैन ऑफ द सीरीज जोस बटलर को ही मिला हुआ है। और यहाँ पे कप्तान कौन थे गुजरात टाइटंस के? तो ये भी इसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। इस पर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ताजमहल उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। कहाँ पे है? आगरा में। बैंकिंग क्षेत्र में SBI का पूरा नाम क्या है? पूरा रूप क्या है, नाम क्या है भैया? SBI, आप लोगों ने सभी नाम सुना होगा। SBI बैंक का नाम क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अगर यहीं पे पूछता कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर हो जाता इंदिरा गांधी। और राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे राष्ट्रपति थे। यूएसए की मुद्रा क्या है? तो यूएस आप लोग नाम सुना होगा, यूएस डॉलर, जो कि इस तरह से बना होता है। तो यहाँ की मुद्रा डॉलर है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, हॉकी, निशानेबाजी और बिलियर्ड्स। इसका जो सही जवाब होगा वो बिलियर्ड्स होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में एकता की प्रतिमा लगी हुई है? इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। एकता की प्रतिमा गुजरात में लगी हुई है, साधु बेट द्वीप पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो ये 182 मीटर थी। एक लीप वर्ष में फरवरी में दिन होते हैं, कितने दिन का होती है? 30 दिन, 29 दिन, 31 दिन और 28 दिन। तो लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, बाकी नॉर्मल 28 दिन की होती है। लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष जिसमें लास्ट में जो भी वर्ष आपका 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। जैसे कि अभी 2024 आएगा तो ये लीप ईयर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? तो गौरैया, बंदर, हिरण। इसमें से ये कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पानी में नहीं रहती। पानी में कौन रहती है? मछली रहती है। उसके बाद भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो आमिर खान ने निभाई थी? नहीं निभाई थी। विक्की कौशल भी नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो अब किसने निभाई थी? तो 2000 गोल्ड मूवी आई थी, ये थी अक्षय कुमार की। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं। राजनीतिक नेता? नहीं। बॉलीवुड नेता? ये भी नहीं। क्रिकेटर? ये भी नहीं। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? थिम्पू है नहीं, ये भूटान की है। ये काठमांडू इसकी राजधानी हो जाएगी। दार्जिलिंग की चाय आपने सुना होगा, पहला जीआई टैग इसे ही मिला था। जो कि पश्चिम बंगाल में है। फर्स्ट जीआई टैग। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी नेपच्यून, पृथ्वी, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे हमारा बृहस्पति है, और सबसे छोटा यहाँ पे बुध है। सबसे छोटा बुध है। सबसे चमकीला तारा पूछेगा तो शुक्र है। और सूर्य से सबसे नजदीक तारा अगर पूछेगा तो आपका बुध है। और ये दोस्तों तारा नहीं है, ये ग्रह है। सबसे नजदीक ग्रह बुध है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जीके के क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंग्लिश के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आप लोगों को भी असुविधा ना हो। दोस्तों यहाँ पे हमने 25वां क्वेश्चन बताया था, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। उसके बाद हमारा अब आता है नंबर हमारे इंग्लिश का। तो चलिए हम आपको बताते हैं इंग्लिश। तो ये हमारा 26 नंबर इंग्लिश का है। यहाँ पे हमें इंग्लिश बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है चूज द, यहाँ पे इंग्लिश का पहला है, बाकी ये 26वां नंबर क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमली। ये अलंकार है। जो सिमली अलंकार होता है
यहाँ पे एज का प्रयोग, एज और लाइक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये टार्टॉइज दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कछुआ। ठीक, तो एज स्लो एज टार्टॉइज, यानी कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कछुआ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे फास्ट है, फास्ट मतलब तेज होता है, ब्रेव मतलब बहादुर, और ब्लाइंड मतलब अंधा होता है। बहादुर या इसको हम साहसी भी लिख सकते हैं। फास्ट मतलब आप समझते ही हैं तेज, और स्लो मतलब धीमा। ठीक, तो जो धीमा चलता है एज स्लो एज टार्टॉइज, तो यहाँ पे आपका स्लो हो जाएगा। चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड का मतलब होता है कि आपका ये कोई मीनिंगफुल वर्ड था जिसको इधर उधर कर दिया गया है। जैसा कि मैं बता दूँ, इस थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आपको क्या ले मान लेते हैं, मैं मैप ले लेते हैं। ठीक, क्या करें, अब इसको हम इधर से उधर कर दें, तो हम क्या करते हैं, इसको पी को यही रहने देते हैं, ए को बीच में करके एम को इधर कर दें, पैम हो गया। ठीक, या फिर इसको हम इस तरह से और कर सकते हैं, ए कर दें, पी कर दें, एम हो गया, ए पी एम हो जाए। तो इसको अब हम किस तरह से चेंज करें कि एक सार्थक शब्द बन जाए। तो यहाँ पे ई टी टी एल ओ भी दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें गेस करने के लिए दिया है बोटल टी, बोटल, बोटोटल और बोटल। इसका जो सही हो जाएगा वो कौन होगा, आप हमें कमेंट करिए, या फिर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पे BOTTLE, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी आपको भूतकाल में यहाँ पे ले जाना है। आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई प्लेड टेनिस। प्लेड हो जाएगा तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। हैड प्लेड होगा नहीं, वाज प्लेइंग होगा नहीं, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ये आपका पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो ये आपका होगा नहीं, यहाँ पे सिंपल पास्ट बोला है तो आपका यही हो जाएगा पास्ट टेंस। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस। यानी यहाँ पे आपको लिंग में परिवर्तन करना है। माई ब्रदर इज अनवेल, ब्रदर की जगह पे आपको यहाँ पे ब्रदर का मतलब हुआ भाई, और भाई का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा यानी बहन। चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। अडे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने ये वाक्य सुना होगा, एन एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। अगर आप एक सेब डेली खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, यानी डॉक्टर आपको कोई भी रोग नहीं होगा। एन एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है जिसमें मछली रखा जाता है। ब्रेकफास्ट आप नाश्ते को बोला जाता है। मैंगो मतलब समझते ही हैं आप, लेकिन जो ये सेंटेंस है यहाँ पे एप्पल का ही प्रयोग किया जाता है। एन एप्पल इन अ डे डॉक्टर सवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो अब बताइए यहाँ पे करेक्शन, करेक्शन, करेक्ट, यहाँ पे कॉर्क्शन और कॉर्क्शन, यहाँ पे चार वर्ड कहाँ पे यहाँ पे करेक्शन से संबंधित दिए गए हैं। अब इसमें कौन सा सही होगा आप बताइए। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हम चच्चू पब्लिकेशन की बुक, जैसा कि मैंने बताया होगा इसके पहले की वीडियो में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप CMD, बाकी स्टोनोग्राफर और या ड्राइवर के लिए भी ये उपयोगी है। अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी से हम यहाँ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 2450 प्रोबेबिलिटी प्रश्न दिए गए हैं। इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक साल पेपर दिया गया है
और ये पूरा पेपर पे आधारित है और नवीनतम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। आपको इसमें 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और ये अपनी सिलेबस भी आपको दिया गया है और पूरा साल व्याख्या सहित यहाँ पे 60 पेपर दिए गए हैं। ये देखिए वही सेट है यहाँ पे जो हम करा रहे हैं। इसका सलूशन आपको यहाँ पे लास्ट में आंसर की के साथ उत्तर माला आपको मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका व्याख्यात्मक हल भी मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पे ये बुक आपको ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और आपके ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगी। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो भी आपके पास 12 से 15 दिन का समय है, आप ले लीजिए और इसको सॉल्व कर डालिए। चूँकि 25 सेट है तो अगर आप 25 सेट सॉल्व कर जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी और क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वर्ड नहीं होगा सही, ये हो जाएगा सही। करेक्शन, CORRECTION, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे वर्ब चूज करना है यानी कि क्रिया आपको। वी गो टू द पार्क ऑन संडे, यहाँ पे डेज नहीं होगा, संडे होगा। यहाँ पे चूंकि आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल, यहाँ पे वी के साथ लगेगा आपका गो। आई गो टू द पार्क ऑन संडे। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको यहाँ पे विलोम बताना है। वीक मतलब होता है कमजोर और ओल्ड मतलब होता है पुराना या बूढ़ा, तो बूढ़ा भी कर सकते हैं, बूढ़ा या पुराना। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, या फिर इसको अगर आपके तंदुरुस्त भी बोलते हैं जो, तो यहाँ के सेंस में ये इसका उल्टा हो जाएगा तंदुरुस्त। सिक मतलब होता है बीमार, हंगरी मतलब भूखा। ठीक, यहाँ पे अपोजिट इसका हो जाएगा कमजोर का स्ट्रांग, मजबूत या फिर तंदुरुस्त। इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन, यानी आपको यहाँ पे सर्वनाम छाटना है। प्लीज गिव दैट बुक, यहाँ पे सर्वनाम कौन सा होगा? प्लीज गिव मी दैट बुक, यानी यहाँ पे मी सब, कृपया मुझे वो किताब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई, इसका मतलब होता है आई एम। इसी तरह से शॉर्टकट में लिखा जाता है। आई सैल लिखा जाता है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है आई आई। Which of the given 4 options reflect the correct use of punctuation symbol as per established rule of English grammar, यानी विराम चिन्ह आपको यहाँ पे देखना है किस तरह से, यहाँ पे कहाँ पे क्या लगेगा। तो भुवन ऑलवेज एंजॉय, यहाँ पे देखिए अपॉस्ट्रोफी लगा है, ऑलवेज के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता नहीं तो ये गलत हो जाएगा। भुवन ऑलवेज एंजॉय स्वीट्स कामा पेटीज कामा मार्शमैलो एंड चॉकलेट। अगला देख लेते हैं, भुवन ऑलवेज एंजॉय स्वीट। देखिए यहाँ स्वीट्स के बाद कामा नहीं लगा है और उसके बाद पेटीज आ गया है। तो स्वीट्स पेटीज दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। स्वीट्स मतलब मिठाई, पेटीज आप समझते ही हैं, मार्शमैलो एंड चॉकलेट केक। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कामा नहीं लगा है। वंस ऑलवेज यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लग गया है तो ये भी गलत। ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मिठाई के बाद ये लगा हुआ है कामा, फिर पेटीज के बाद कामा लगा हुआ है और लास्ट में यहाँ पे एंड का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में चॉकलेट का प्रयोग किया गया है। दोस्तों मार्शमैलो का मतलब होता है जवाब, हिंदी में इसे हम लोग यहाँ पे गट्टा बोला जाता है जो दिवाली के समय खाया जाता है। कंप्लीट द एनालॉगी, यहाँ पे देखिए जो कुत्ते की तरह दिखता है उसको कैनाइन बोला जाता है, तो जो कैट की तरह दिखेगा उसको FELIN फेलाइन बोला जाता है।
दैट विच लाइक कैट इज कॉल्ड फेलाइन और दैट विच लाइक काउ इज कॉल्ड बोआइन। इसको बोआइन बोला जाए। नेपच्यून का मतलब समझते ही हैं आप, ये ग्रह का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स इज रॉन्गली कोटेड, यानी कौन सा यहाँ पे आइडियम्स यानी यहाँ पे दिया गया है जो गलत है। रॉन्गली कोटेड जो गलत यहाँ पे दिया गया है। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, ये सही है। इसका मतलब होता है कि निराश पूर्ण स्थिति में भी आशा की किरण होना। एवरी क्लाउड यानी हर कोई भी, क्लाउड का मतलब यही होता है कोई भी अगर विषम परिस्थिति में कोई एक ऐसी आपको ऑप्शन मिलेगा जिससे आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप निराशापूर्ण स्थिति में भी आशा की किरण होना, इसका मतलब यही होगा एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है दुख के भेष में सुख। मैं कोशिश करता हूँ लिखने के लिए। दुख के भेष में सुख। बर्न द मिड नाइट ऑयल, ये इसका अगर आप अर्थ निकालेंगे तो मिड नाइट मतलब मध्य रात। मध्य रात में तेल जलाना, तो मध्य रात में अगर आप तेल जलाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये आप रात भर पढ़ेंगे। मिड नाइट ऑयल का मतलब क्या है, देर रात तक पढ़ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इस आइडियम्स का प्रयोग, इसका मतलब होता है लोकोक्तियाँ। एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, दोस्तों यही वाक्य इसमें गलत है लेकिन इसका ऑप्शन यही सही है। एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, इसका सही हो जाएगा एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। और इसका जो हिंदी होगा जले में नमक छिड़कना। लिखूं क्या, छोड़ देता हूँ, लिखना है। जले में नमक छिड़कना इसका मतलब होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज, अब यहाँ पे QUIT लिखा हुआ है, दोनों का मतलब यहाँ पे क्विट, क्वाइट, क्वाइट क्वाइट होगा। क्लियर दैट द प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फॉर एडमिशन स्कैंडल। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, तो देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एडमिशन का मतलब ये हुआ कि ये कॉलेज कहीं स्कूल से संबंधित है, तो स्कूल में कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ CIPL, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक। और प्रिंसिपल इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, तो यहाँ पे तो हमें प्रिंसिपल ही होगा, इस वाले में ये वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, QUIET, QUIT क्वाइट दोनों है। एक क्वाइट का मतलब होता है, यहाँ पे एक क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, और एक क्वाइट का मतलब होता है पूरा। दोस्तों जहाँ पे जो QUITE लिखा हुआ है, तो QUITE इसका मतलब यहाँ पे पूर्णतया या पूरा हो जाएगा, पूर्णतया या पूरी तरह। इट इज क्वाइट क्लियर, ये पूरी तरह से एकदम क्लियर है, निश्चित है कि यहाँ पे देखिए QUITE ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल। ये पूरी तरह से क्लियर है कि जो प्रधानाचार्य हैं वो इन्वॉल्व मतलब होता है समाहित, शामिल, शामिल समझ लीजिए, शामिल थे इन द डोनेशन, डोनेशन मतलब दान देना, और एडमिशन स्कैंडल, यानी कि जो घोटाला हुआ था एडमिशन का, स्कैंडल मतलब घोटाला, उसमें प्रिंसिपल जो है
पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उसमें शामिल थे, ये यहाँ पे हो जाएगा। और इस QUIET, क्वाइट का मतलब होता है शांत, कीप क्वाइट, शांत रहिए, ये वाला है शांत। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। यानी ये वन वर्ड है एक तरह देखा जाए तो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड, ये कहने का मतलब है कि एक ही कोई ज़मीन है, ठीक, और ये चारों तरफ पानी से भरी हुई है, इस तरह से इसके अगल बगल चारों तरफ पानी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको आइलैंड बोला जाता है, जिसे हिंदी में द्वीप कहा जाता है। शोर और बीच ये दोनों किनारे के सेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। न्यूमेरस, इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, तो यहाँ पे कौन होगा बहुत अधिक मात्रा में, ग्रेट इन नंबर, यानी बी नंबर इसका सही है। बाकी स्मॉल इन नंबर छोटा हो जाएगा, फ्यू मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब भी छोटा होता है। विच ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड वाइज। नॉट एन अपोजिट यानी कि विलोम नहीं, तो विलोम नहीं का मतलब क्या हुआ, तो उसका समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, तो हमें पर्यायवाची ढूंढना है। वाइज माने क्या होता है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, जो कि आप हैं। और यहाँ पे क्लेवर इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी स्टूपिड, ऑब्ट्यूज, डल ये सब मूर्ख के हैं पर्यायवाची, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका क्लेवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें समानार्थी ढूंढना है। रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, चूज करना है आपको। ही लव्ड पास्ता, तो यहाँ पे देखिए ed लगा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पे, तो ये है सिंपल प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में क्या लगता है, यस या यस लगता है। पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, और यहाँ पे सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हुआ है, सिंपल केवल यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया है, लव को लव्ड कर दिया गया है सेकंड फॉर्म। विच ऑफ दीज वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, यहाँ नहीं एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो नाउन प्लस प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे आपका एडिशनल एडजेक्टिव है, मैसिव भी एडजेक्टिव है और एक्टिव भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचता है और वो है अचीव, ये है आपका नाउन, इसका मतलब होता है प्राप्त। मैच द वर्ब विच सुटेबल नाउन, यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कुछ क्रिया दी गई हैं और उसके यहाँ पे उससे नाउन से संबंधित आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, पेंसिल। काटने के लिए सब्जी काटी जाती है। स्वीप यानी झाड़ू किससे लगाया जाता है, यानी स्वीप झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू प्रयोग किया जाता है। पढ़ने के लिए बुक का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पे उड़ाई किया जाती है, एरोप्लेन उड़ती है। इस तरह से यहाँ पे एक का बी से, दो का सी से, यानी बी सी डी ई, देखते हैं कौन सा है, बी सी डी ई, तो इसका जो लास्ट आंसर है ये सही हो जाएगा। fill in the blank with plural form of the word given in the bracket. रमेश eats to every day बनाना, यानी आपको यहाँ पे बनाना का प्लूरल फॉर्म यूज करना है। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं, बहुवचन।
तो इसका बनाना हो जाएगा बनानाज। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन दैट suits द गिवन सेंटेंस। द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30 डेज फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। प्ले ऑन का मतलब होता है बजाने के लिए। यहाँ पे लेबोरेटरी बजाई नहीं जाती, इसका मतलब होता है प्रयोगशाला। मैन मतलब आदमी, तो ये भी बजाया नहीं जाता। टीथ मतलब दांत, ये भी स्कूल में बजाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या बजाएगा? पियानो। पियानो बजाने वाला एक यंत्र होता है। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी यहाँ पे आपको इंटरजेक्शन ढूंढना है। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यहाँ पे शब्द ढूंढना है। ये पी, आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाय माई सेल्फ। मतलब इनके कहने का मतलब है कि मैंने इस पिक्चर को खुद से बनाया है। ये पी का मतलब यहाँ पे होता है जय, जयकारा लगाना। जय जय जयकारा लगाना। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको छाटना है। आई वेंट एट द स्कूल, इन द स्कूल, टू स्कूल, ऑन स्कूल। एट मतलब होता है पर, ऑन मतलब भी होता है पर, और इन मतलब में होता है, टू मतलब होता है से, या टू मतलब को हो जाता है। आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे वेंट के साथ टू का प्रयोग होगा। एट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया, जैसे किसी सामान कोई रखी रहती है उसके लिए किया जाता है। इनका मतलब उसके अंदर होती है तब किया जाता है। ऑन मतलब उसके ऊपर कोई रखी होती है उसके लिए किया जाता है। एट मतलब उसके आसपास कहीं अगर कोई सामान रखे है तो। एट द डोर, ऑन द टेबल, इन द हाउस, यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूरेसी। यहाँ पे एक्यूरेसी दिया हुआ है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप कितनी सटीकता से काम करते हैं, शुद्धता से करते हैं कोई कार्य। तो यहाँ पे फॉल्स शूट मतलब होता है गलत तरीके से। यहाँ पे फॉल्स तुम समझ ही रहे हैं। इनएबिलिटी अयोग्यता से। यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट, ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट। यानी ये जिस आप उस स्थिति के हिसाब से करते हैं जिसमें आप सारा कुछ सही करते हैं, उस स्थिति को यहाँ पे एक्यूरेसी बोला जाता है। कि आप कितने, जैसे मान लिया आपने 100 में 80 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं तो आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी 80%। यही यहाँ पे एक्यूरेसी है। और दोस्तों इसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, तो हम मैथ के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि काफ़ी वीडियो लंबा ना हो। अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर आपको समझने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम आपको कुछ समझा पाए होंगे। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब आगे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में। अगर आप बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं या फिर आप कहीं से भी ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस सीरीज में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में इंग्लिश का और उसके पहले वाले में हमने जीएस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है, जिसमें हम डिटेल में आपको ऑप्शन के आंसर के साथ साथ उसमें व्याख्या सहित आपको हल देते हैं। तो इसी सीरीज में हम यहाँ पे इस बार मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको डिटेल में हम उसका व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी इस संख्या में 8 का स्थान कौन सा है। तो जब इस तरह की संख्या लिखी रहती है तो उसमें हमको स्थान निकालना रहता है। तो ये तो हमारा हो जाता है इकाई, और ये हो जाता है हमारा दहाई, और ये हो जाएगा हमारा सैकड़ा। तो यहाँ पे पूछा क्या है हमारा 8 का स्थानीय मान, तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा
दहाई। अगर यहाँ पे संख्या पूछता कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा 784 में, तो इसका स्थानीय मान भी इसी तरह निकाला जाता है। जिसका पूछेगा उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है, उस संख्या लिख लेना, उसके बाद इसके आगे जितनी संख्या हो उतने जीरो लिख लेना है। जैसे 7 का पूछेगा तो 7 लिखना है, उसके बाद इसके आगे दो संख्या है, 2 जीरो। 4 का पूछेगा तो आपको 4 लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं तो सिर्फ 4 ही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको गुणक ज्ञात करना है। तो इसके सभी संख्याएं यहाँ पे देखिए 25 20 के गुणक है, और 15 भी, 1 और 5 भी। तो इसके सभी गुणक जो है हो जाएंगे, ऑप्शन का डी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों गुणक क्या होता है? गुणक वो संख्याएं होती हैं जिससे इसको गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी संख्याएं हैं जो इससे इसको गुणा किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 और 5 और 25 और 15, तो इसके सभी गुणक हो जाएंगे। नेक्स्ट है हल कीजिए। 4 + 7/8, इसको हम 4 सही 7/8 भी लिख सकते हैं। जब कोई संख्या इस तरह लिखी रहती है तो क्या करते हैं, पहले इसको गुणा करते हैं फिर इसको जोड़ते हैं। तो 8 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 में हम इसको 7 को प्लस करेंगे। 8 चौक 32 और 7 39, और प्लस नीचे बटे में 8 ही रहेगा। ये जो आपका हर है, हर 8 रहेगा। इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, 8 चौक 32 और 7 39/8, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ कह रहा है मान लीजिए यदि संख्या m बराबर -1 और p बराबर 2। तो यहाँ पे 2 इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 2 हो गया। उसके बाद गुणे -1 गुणे -1। अब जब किसी संख्या को माइनस में रहती है तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो 1 × 1, और यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। फिर यहाँ पे दे रहा कि n के लिए हल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 25 में से 7 को घटा देना है। 25 में से जब 7 को घटाएंगे तो 3n बराबर 18 आ जाएगा। 3 से 16 को काटेंगे, 18 को काटेंगे, 6 बार जाएगा, 3 × 18, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसी तरह निम्नलिखित समूह के अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए। यानी जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है तो आपको देखना है कि 50 और 46 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 46 और 42 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यानी ये -4 हर सभी में हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है 42 और 46 में कितने का अंतर है। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, तो ये होगा नहीं। 34 32 में -2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 34 -4 और 30 -4, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दिया है 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं। अब जब किसी संख्या में हम प्रतिशत लगाते हैं तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह इस पर हम लगा देंगे। अब हम 100 को काटेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 × 25 100। अभी 20 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60%। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, लागत माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य बराबर हानि, विक्रय मूल्य माइनस हानि बराबर। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे में आपका हानि दिया हुआ है, तो हानि हमारी कब होगी, हानि हमारी कब होगी। अब ये देखिए पहले आप, जब हम किसी लागत, जैसे मान लिया मैंने कोई सामान 100 रुपये में लाया, तो ये हमारी लागत मूल्य हो गई, ठीक। अभी यहाँ पे हम पहले लागत नहीं लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़, हम अलग से लिख लेते हैं। लागत मूल्य हमारा हो गया 100 रुपये, ठीक। अगर हम इसको बेच दें
कितने में? अगर हम 100 रुपये में कोई सामान लाएं और इसको हम 90 रुपये में बेच दें तो हमें नुकसान होगा, यानी कि हमें हानि होगी। तो हानि हमें कैसे पता चलेगी कितने की हुई है? तो हम क्या करेंगे, लागत में से विक्रय मूल्य निकाल देंगे। लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमें लागत हमारी 100 हुई, लेकिन बिका कितने का? 90 रुपये का। तो हमें कितना हानि हुई? 10 रुपये की हानि यहाँ पे हो गई। अब क्योंकि हम 100 रुपये लगाए थे तो इस वजह से यहाँ पे हमें 10% की हानि हुई। अगर इसको हम प्रतिशत भी निकालेंगे तब भी। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आता है, हानि बराबर लागत माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला हानि पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला हानि पे दिया है वो विक्रय मूल्य माइनस लागत दिया है, तो ये उल्टा हो जाएगा। और लागत मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस हानि दिया है, तो विक्रय मूल्य माइनस हानि यहाँ पे तो है नहीं। अगर हम यहाँ पे विक्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये भी गलत और ये भी गलत। यहाँ पे देखिए लागत मूल्य माइनस हानि। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा प्लस में, हानि को इधर ले जाएंगे तो लागत मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पे हमें लाभ निकालना होता तो लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं 100 रुपये में सामान लाया और उसको हमने 110 रुपये में बेचा। अगर हम इसको 110 में बेचते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या होगा? उस केस में हमें यहाँ पे फिर लाभ होगा। तो हम लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ के लिए हमें विक्रय मूल्य, मान लेता हूँ इसको 150 में बेचा, तो लाभ के लिए हम कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से हम अपना लागत निकाल देंगे। इसको क्रय मूल्य भी बोला जाता है, लागत मूल्य। अब हमने 150 रुपये में बेचा और हमारे खरीदा था 100 रुपये में, इसका मतलब मुझे कितने का फायदा हुआ? यहाँ पे 50 रुपये का। तो ये हमारा लाभ हो गया। इस तरह से लाभ निकाला जाता है। अब यहाँ पे 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई है और परिणाम निम्नलिखित है। यहाँ पे 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ये परिणाम है। इनका औसत ऊंचाई लगभग ज्ञात करिए। औसत का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का औसत अगर आपको निकालना है, इसको एवरेज बोला जाता है। तो कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का बटे कुल संख्या। ठीक, तो कुल संख्याओं का योग यहाँ हो जाएगा। इसको आपको जोड़ना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इतना इतना जोड़ लेंगे। पहले हम एक को सभी में छोड़ देते हैं, दो दो संख्या, क्योंकि एक एक जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। अब आपको यहाँ पे 32 और 51 जोड़ना है, तो 50 30 80 3 83 और 83 और 20 यहाँ पे हो जाएगा 103 और 8 111 111 और 39 आपका हो जाएगा 150 150 और 250 200 3 150 200 235 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 2 800 835 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको 6 से इसको भाग करना है। 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 का नम 6 बचा 2 हो गया 13, 6 दूनी 12, बचा 2 हो गया 23, 6 त्रिक 18। अरे यहाँ पे गलत हो रहा है, 6 का नाम 6 बचा 2 हो गया 23, तो जाएगा ये 6 त्रिक 18 13, और उसके बाद बचा कितना? 18 5 23 55 हो गया, और 6 9 का 54 9 बार। ठीक, अब 139 पे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन वृत्तों का कितना भाग गुणा से युक्त है, यानी कितने भाग इसमें गुणे में है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए आप कितना, अगर किसी चीज का भाग निकालना रहता है तो पहले उसकी पूरी संख्या याद करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितना हो उसको आपको टोटल नीचे रखना है। तो नीचे हो गया 8 भाग, इसके पूरे 8 भाग वृत्त हैं, ये 8 वृत्त हैं।
1 2 3 8 वृत्त हैं, कितना भाग गुणा से है, तो 1 2 3 4, 4 भाग यहाँ पे गुणा से हैं, यानी 4 यहाँ पे गुणे हैं और पूरे वृत्त कितने हैं, 8 है, तो 8 में 4 यहाँ पे गुणा है, यही यहाँ पे निकालना है, इसी को कहते हैं भाग। कितना भाग, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ, मान लो ये एक वृत्त है, ठीक, या फिर इसको इस तरह से कर देते हैं, अगर इसका हम इसको मान लीजिए एक रोटी है ये, अगर आपको इसका इतना भाग खा जाते हैं, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसके 4 टुकड़े किए और 1 टुकड़े खा गए, तो 4 में कितना खा गए आप, 1/4 हिस्सा इसका आप खा गए, तो इसका जो हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन 4/8 है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे गणना कीजिए 60 का 150% क्या होगा। तो देखिए 60 का मतलब होता है गुणा, 150 का मतलब हो गया 150, परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, ठीक, परसेंट जब हम हटाएंगे तो 1/100 से यहाँ पे गुणा करेंगे, तो अब इसके 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 से कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास 15 और 6, 15 और 6 का गुणा करेंगे तो 15 6 90 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, मेंसा कुल कितने किलोमीटर चला, यानी मेल कैंडिडेट है, इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, 1/3 चला एक बार, 3/4 चला एक बार, क्योंकि हर बराबर नहीं है, जब हर बराबर नहीं रहते हैं तो हम किस तरह से गुणा करते हैं, देखिए किस तरह से करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसको हम लोग कैंची गुणा बोलते हैं, और इसका इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे, तो हम पहले 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 4, 3 में करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 4 12, यानी कितना यार 9 4 13/12, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, कैंची गुणा इसको बोलते हैं, 4 से पहले इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे और फिर इससे इसमें कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, यानी कि हमें 12 पेन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 पेन होते हैं, 12 पेन 180 रुपये की मिलती है, एक पेन कितनी की मिलेगी, क्या करेंगे हम 180 को 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 12 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 12 का पहाड़ा इसको पढ़ लीजिए, 15 बार जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप इसको 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18, अभी हो जाएगा 60/4, अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 15 बार में, अगर वो भी नहीं जानते हैं तो और काट दीजिए इसको, 2 3 30 बार हो जाएगा, अब 30 का आधा करना है आपको, 30 का आधा कितना होगा, 15 ही तो होगा, तो इसका आ जाएगा डी। अब यहाँ पे सरलीकृत कीजिए, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8/3 गुणे 4/32, 2 की पावर 3 का मतलब 8 कैसे हो जाएगा, किसी भी संख्या की पावर रहती है तो उसको उतनी बार गुणा कर देते हैं, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 से 32 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/3। 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज हैं, 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज हैं, और सार्वगुणज क्या होते हैं, पहले तो आपको 4 के गुणज लिखना है, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, तो 4 का गुणज कितना होगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, इसी तरह चले जाएंगे तो 4 दहम 40, ठीक, और 5 का करेंगे तो 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, फिर आगे जाएंगे तो 5 8 40,
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल आपको ढूंढना है। तो कॉमन यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आपका यहाँ 20 मिल रहा है और इसके बाद आगे जाएंगे तो 40 मिलेगा। पहले ही ढूंढना है, आगे बहुत से हो जाएंगे लेकिन अभी हमें पहला ही ढूंढना है। उसके पहले यहाँ पे कोई संख्या नहीं मिल रही है तो इसका हो जाएगा 20 और 40। निम्नलिखित की दशमलव संख्या लिखिए 92.305। तो यानी पहले आपको 92 लिखना है, पॉइंट बोला है तो पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 305 लिखना है तो 305। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन सही है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। पहले हम एक आयताकार क्षेत्र बना लेते हैं। ये हो गया आयताकार क्षेत्र जिसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा रहती है। ठीक, ये आयताकार क्षेत्र हो गया, इसकी लंबाई 100 मीटर है, तो अगर इधर 100 मीटर है तो इधर भी 100 मीटर ही होगी। ठीक, ये लंबाई हो गई। अब आपको चौड़ाई निकालना है, तो इसको मान लीजिए x चौड़ाई है, इसकी परिधि 300 मीटर है, मतलब ये चारों तरफ का अगर आप जोड़ेंगे तो 300 मीटर आना चाहिए। तो 100 100 200 तो यही हो गया। अब बचा 300 में से 200 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब 100 में आपको बांटना है, 100 में आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा। इसको अगर अपने मन से सवाल लगाएंगे तो आएगा कितना, 100 का आधा 50 आएगा। लेकिन इसको सॉल्व कर कैसे करके करेंगे, तो आपको चारों जोड़ लेना है। तो 100 100 200 200 और प्लस 100 और x 2x बराबर कितने के होना चाहिए, 300 के। 300 में से 200 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x यहाँ रहेगा, 200 को इधर ले जाएंगे तो 100 बचेगा। अब 2 से काट देंगे 100 को, कितना आएगा 50, तो वही आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर 800 t बराबर 2 r बराबर 100 तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100। तो हमें क्या यहाँ पे निकालना है SI। P हमें पता है 800 है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो हो गया हमारा 800 और R कितना है 2, सॉरी यहाँ पे R 10 है, चलिए कोई बात नहीं, गुणा करना ही है। तो हमने T यहाँ पे 2 है और R है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हम रख दिया। अब आपको नीचे 100 रख लेना है। अब 100 से यहाँ पे 100 ये 0 0 कट जाएगा, बचेगा 8 दूनी 16, 16 के आगे एक 0 लगा देंगे तो 160 आ जाएगा। तो 68 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। x के लिए हल कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है 4x + 3 = 20। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम 4 को 20 से, यहाँ पे 20 को 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20। अब ये x के लिए हल कीजिए, 4 पंजे 20 हो गया। और यहाँ पे अब x + 3 बराबर 5 बचा आपका। ठीक, अब क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, इस 3 को 5 इधर जाएगा तो 5 में से घट जाएगा, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंकों को रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए। तो 24 को यहाँ पे परिवर्तित करना है आपको रोमन अंक में, तो किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो x होता है, x का मतलब होता है 10, तो यहाँ पे x और x हो गए 10 10 10 तो ये हो गए, और इनके बीच में आप प्लस लगाते जाते हैं, ये जुड़ता चला जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया 10 10 और इसके बाद b का हो गया 5 और एक का हो गया 6, तो ये हो जाएगा 26। इसको तो हमें लेना नहीं है। फिर यहाँ पे 10 5 और यहाँ पे ये जो होते हैं
एक डंडी होगी तो एक, दो होगा तो दो, तीन होगा तो तीन। 10 + 5 + 3 यानी कितना है ये? 10 8 18, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 10 10 20, और यहाँ पे देखिए v का तो मतलब 5 होता है, लेकिन अगर इसके पहले यहाँ पे कोई छोटा आ जाएगा, ठीक, तो ये घट जाता है। तो 5 में 1 गए 4, तो ये हो जाएगा 4। अब 10 + 10 + 4 हो जाएगा 24। ठीक, ये हो जाए यहाँ पे। अगर इसके बाद कोई संख्या रहेगी उससे छोटी है तो जुड़ जाएगी, लेकिन अगर बड़ी संख्या के पहले कोई संख्या है तो घट जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए, इस c का मतलब होता है 100 और x का मतलब होता है 10, लेकिन ये बड़ी संख्या के पहले आ गया है तो इस वजह से यहाँ पे ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे 24 ढूंढना है तो हम यहाँ पे 24 रखें। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में घटा करना है। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम, बढ़ते से, इसको थोड़ा सा करते हैं, बड़ा से छोटा करते हैं। बड़ा से छोटा, तो पहले सबसे बड़ा देखना है। इसमें 1005 में सबसे बड़ा 1007 है, तो 1007 के यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये तो पहले ही कट गया। ठीक, 1007 के बाद 1005 होना चाहिए, तो 1005 यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो ये भी कट गया। 1005 के बाद 1003 होना चाहिए, तो 1003 यहाँ पे ये है तो ये भी कट गया। ऑप्शन कितना बचा आपका? एक ही ऑप्शन बचा है, यही सही हो जाएगा। 5009 के बाद 2 क्रमांक संख्याएं याद कीजिए। 5009 है, यहाँ पे देख लीजिए 50,000 नहीं है, तो ये कितना है? 50,000 है, तो ये गलत हो जाएगा पहले ही। उसके बाद 5010 तो ठीक है, लेकिन 2 क्रमांक 10 के बाद 11 होना चाहिए, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे 5010 5011 है, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 2 2 5, वर्गमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है? वैसे तो इसका 15 का ये वर्गमूल है, या तो आप किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक, 15 15 हम 225 आ जाएगा। इस तरह से पता चल जाता है कि ये किसका वर्गमूल है। अगर आपको निकालना है, मान लिया आप नहीं जानते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, इस पे इस तरह से निशान मारना है। पहले ये आपको इसके ऊपर निशान मार देंगे, तो जैसे करते हैं इसको हम। अब ये आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि उसको उतने बार ही पहाड़ा पढ़ना है, 2 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का लेंगे तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1 का लेंगे। 1 करना 1। अब आपको फिर से यहाँ पे निशान लगाना है। अब 1 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1। अब यहाँ पे हम जितना लेंगे उतना ही यहाँ पे हमें जोड़ना रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। ठीक, अब ये उसके बाद ये 25 पूरा उतर आएगा। अब यहाँ पे हम 2 के आगे वो संख्या लेंगे, जो संख्या लेंगे उसको उतने ही बार यहाँ पे गुणा करना है। तो हम यहाँ पे और ऐसी संख्या लेंगे कि वो 125 से ज़्यादा ना हो। 1 लेंगे तो 21, सेकंड में 21 बहुत छोटी है। 2 लेंगे तो 22, 2 ने 44 तब भी छोटी है। 23 3 69 तब भी छोटा है। 24 चौको 96 तब भी छोटा है। तो यहाँ पे हम 5 अगर लेते हैं तो 25 पंचे 125। अब ये कट जाएगा पूरी तरह से, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 15। इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। एक त्रिभुज की परिधि 72 सेमी है और भुजाओं की लंबाई 2:3:4 के अनुपात में है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका एक त्रिभुज। अगर रेड से दिक्कत कर रहा हो तो मैं दूसरा कोई ले लेता हूँ, नीला ले लेता हूँ।
ठीक, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। इनकी भुजाओं की लंबाई 2:3:4 है। वैसे तो हमने इसको बना दिया है समान भुजा का, लेकिन चलिए मैं इसको फिर से बनाता हूँ। 2:3:4 है। ठीक, तो चलिए मैं मान लेता हूँ इसको कि ये 2 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। ठीक, 2, 3 और ये 4। ये फॉर एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये अनुपात है, 2:3:4 के अनुपात में है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में, और परिधि आपके यहाँ पे 72 सेमी है। तो जब किसी भी संख्या का अनुपात दिया रहता है तो हम उसमें ऑटोमेटिक सभी में x मान लेते हैं। यहाँ पे सभी में हम मान लेंगे। अभी हम निकालेंगे इस x की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे रख देंगे तो इसका हमें सेंटीमीटर में लंबाई पता चल जाएगी। अब यहाँ पे परिधि 72 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब क्या होता है कि तीनों का जोड़ के हमें, तीनों को जोड़ देंगे तो परिधि निकल जाएगी। तो 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 4x सेंटीमीटर ये है, 2x ये है, 3x है, तो 4 3 7 2 9x, यानी कुल इसकी लंबाई 9x हो गई। और अब परिधि कितनी आई, 72, यही इसकी परिधि है। तो 9 से हम इसको करेंगे तो 9 और 72, यानी x की वैल्यू कितनी में हमें मिल गई, 8। अब 8 को यही हमें रख देना है। अब हम अगर ये वाली लंबाई निकालेंगे तो 2 × 8 16 आ जाएगा। ये वाली निकालेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। ये वाले निकालेंगे तो 3 8 24 आ जाएगा। यानी कि 16 24 32। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे सरलीकृत कीजिए। अब आपको 653 को 47 से गुणा करना है। ये इस मैथ का आखिरी क्वेश्चन है। 653 को 47 से गुणा करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको गुणा करना नहीं आता होगा। अब इसके कई तरीके हैं, देखिए गुणा करने के। अब आपको जो भी आसान लगे वो आप कर सकते हैं, या तो आप इसको एक एक करिए। ठीक, 7 3 21। अब एक सभी में है यहाँ पे, तो काफ़ी आपको पूरा हल करना पड़ेगा। 7 3 21, 7 5 35 और 2 37, 7 3 21, यहाँ से लाए 2, 7 5 35 2 37, और 7 6 42 3 45। 7 3 21, 7 5 35 2 37, 7 6 42 3 45। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब इसी दो में खेला होना है। उसके बाद जब दोबारा करेंगे तो हम यहाँ पे 4 एक पहला ऑप्शन काट देते हैं। फिर 4 3 12, 4 5 20, 1 21, हासिल आए 2, 4 6 24 24 और 2, 1 मिनट, 4 3 12, 4 5 20, 1 21 और 4 6 24 24 2 26। कहीं गलत हो रहा है क्या दोस्तों? गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम जो यहाँ पे काट दिए हैं यही गलत काटे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती से सोचा, मैंने 4 अक्षर ही दिया हुआ है और यहाँ पे इससे संख्या ज़्यादा आ रही है, तो गलती नहीं सही है। 4 6 24 और 26। अब इसको हम जोड़ेंगे तो एक, चूँकि मैं पहले से इसको सॉल्व नहीं किया था। यहाँ पे 7 2 9, 5 1 6 और उसके बाद 6 4 10। तो जिसे हमने काटा था वही इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मैंने इस यहाँ पे 4 ही अंक समझ लिया था, इस वजह से थोड़ा सा गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये। अब एक तरीका और इसको गुणा करने का है, मैं आपको वही बता देता हूँ। आप या तो इसको क्या कर सकते हैं, 653 को 600 प्लस 53 करिए, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 50 - 3 करिए, या फिर इसको इस तरह करिए, 650 प्लस 3 और 50 - 3। अब आपको फिर वही करना पड़ेगा, 50 को इससे गुणा करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम आपको उसमें भी आने वाली है, कुछ थोड़ा बहुत आपको वर्क मिल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन होने हैं, तो इसको आप यही करिए, ज़्यादा सही रहेगा। इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हम समझा पाए होंगे। तो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का लेके आएंगे, तो हमारा ये ग्रुप डी का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ग्रुप सी का लेके आएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर करा पाएंगे, ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट लेके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों इस सीरीज में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने इंग्लिश, जीएस और मैथ के 25-25 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है आंसर के साथ साथ। अब चलिए, अब आपको इस वीडियो में आपको हिंदी का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको हम ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है और इसके साथ साथ बाकी के ऑप्शन का भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इस लास्ट क्वेश्चन को सरलीकृत वाले को कराया था। इसके बाद हम यहाँ पे 76 क्वेश्चन हमारा हिंदी का है। तो यहाँ पे दिए गए शब्द का बहुवचन आपको निकालना है, यानी इसका बहुवचन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दुल्हनिया, तो इसका होगा दुल्हनिया, दुल्हनिया, दुल्हनिया। इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है जो सही बैठता है, दुल्हनिया। देखिए जब कोई भी महिला का जब यहाँ पे बहुवचन किया जाता है और जिसमें आखिरी में या रहता है, तो इसमें बहुवचन में आखिरी में यहाँ पे या लग जाता है। अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए। तो इसका सब और विपत्ति होना होगा नहीं। अपने कर्म का फल मिलता है, ये भी नहीं होगा। शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का शुद्ध रूप, निरीक्षण का शुद्ध रूप, निरीक्षण, निरीक्षण, निरीक्षम। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो इसका सही आंसर हो सकता है, वो भी बी ऑप्शन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये तो हो गया आपका आम का पर्यायवाची, ठीक। ये मठ हो गया जिसमें साधु सन्यासी लोग रहते हैं, सन्यासियों के रहने का स्थान हो गया ये। व्योम मतलब होता है आकाश, ठीक। अब बचा क्या? पीयूष, तो यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। फिरना, पूर्ण समझ ही रहे हैं, पूरा होना, सबल और स्थिर। फिरना मतलब क्या होता है? चलना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, चलना फिरना आप सुना होगे। लेकिन स्थिर रहना मतलब एक जगह आप रुके रहना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो स्थिर रहना हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो इसका जो सही होगा वो आपका स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य आपको देखना है, बाकी के सभी शब्द सेम हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। दिए गए शब्द को का एक शब्द बताइए जो उत्तर ना दे सके। इसका आपको एक शब्द बताना है। तो निरुत्तर, तो ये होगा नहीं। निरुत्तर ये भी नहीं होगा, निरत्तर ये भी नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अभी जिनका स्टेनो है, स्टेनो प्लस ड्राइवर, इन दोनों लोगों का एग्जाम सिटी लाइव हो चुका है, अब जाके देख सकते हैं। बाकी लोगों का अभी बाद में आएगा। दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो शर्करा मतलब शक्कर होता है, बाकी के यहाँ पे ऑप्शन सभी गलत हैं, तो एक ही ऑप्शन ये शक्कर दिख रहा है, ये सही है। निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आपने ये गाना सुना होगा,
मनोज जलोटा जी का। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रभु यानी भगवान ईश्वर से जो है बात करने की बात हो रही है यहाँ पे कि तुम चंदन हो, आप श्रेष्ठ हो और हम श्रेष्ठ नहीं है, हम पानी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, भक्ति रस। बाकी आप श्रृंगार रस समझ ही रहे हैं, और शांत रस जब कोई जो है शांति का कोई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे शांत रस रहता है। श्रृंगार रस तो समझ ही रहे हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसका रति होता है, इसका भी रति होता है, लेकिन यहाँ पे इसका होता है भगवत विषयक रति, यानी ये ईश्वर से संबंधित होता है, या फिर इसको अनुराग भी बोला जाता है, प्रेम। ये जो रहता है यहाँ पे ये नायक नायिका से संबंधित है, ये सिर्फ ईश्वर से संबंधित है। दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण बताइए। वह सो रहा था, तो यहाँ पे था थी थे रहता है, यहाँ पे पास्ट टेंस यानी भूतकाल रहता है, तो भूतकाल पे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा। अगर सोएगा होता या फिर सोता है तो यहाँ पे सोता होता तो वर्तमान काल, और सोएगा तो भविष्य काल। ठीक है, विकल्प में हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है। वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, वो बक्सा। सारे देखिए यहाँ पे वाक्य सेम है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ विराम चिन्हों का है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हम कहाँ पे स्टॉप ले रहे हैं। तो अगर इसको हम देखें इस पूरे वाक्य को, तो वो बक्सा, उसके बाद हमने बक्सा के बाद रुका, जो कल यहीं रखा था, फिर हमने था पे रुका, आज नहीं है। तो यहाँ पे वो बक्सा के बाद यहाँ पे लगा हुआ है कामा, जो कल यहीं रखा था यहाँ पे लगा हुआ है, आज नहीं है। तो यानी इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और यहाँ पे क्या है, वो बक्सा जो, तो यहाँ पे वो बक्सा जो पे रही, क्योंकि हम बक्सा पे रुक रहे हैं, इस वजह से सिर्फ इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमेश कल आएगा, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। देखिए, जब कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि वो एक यूनिक पर्सन होता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वो एक अकेले, उसके अंदर जो गुण है वो दूसरे में नहीं हो सकते। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी भी पूरी जाति के जो है, जैसे अभी बोला जाए कि जानवर, मनुष्य, है ना, ये पूरे एक जाति का, पर्वत, नदी, ये सारे पूरे एक जाति को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। और भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये भाव है। उसके बाद समूहवाचक, जो ग्रुप में वो समूह होता है। दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे, जब हम लोगों को बोला जाता था, कुछ पूछे नहीं बता पाते थे, ये बता देते कलवा अक्षर भैंस बराबर है, मतलब बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उप विराम बताइए। देखिए यहाँ पे 4 विराम चिन्ह का प्रयोग किए गए हैं। ये यहाँ पे जो छोटा सा, इसको फुल स्टॉप बोला जाता है, लेकिन इसे हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, इसे इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। ये है आपका फुल स्टॉप, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। मेरे ख्याल से मैं तिरछा लिख रहा हूँ। और ये है अल्प विराम, और ये है आपका उपविराम। ठीक, और ये इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, अगर इसको हिंदी में नहीं किया जाता, कितना जो है जब इंग्लिश में ही इसको प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी में किया भी जाएगा तो आप देखे होंगे, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो वहाँ पे इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। अब दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग आप जानते ही होंगे, जब पूरा वाक्य समाप्त होता है तो लास्ट में यूज करते हैं। और अल्प विराम का प्रयोग करते हैं जैसे एक ही तरह की कई चीज़ें हों, जैसे मान लेते हैं राम, श्याम, मोहन, तरह करके जब हम कामा लगाते हैं, या फिर कापी, कलम, किताब, इस तरह से। और उप विराम का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे
मुझे विज्ञान के बारे में बताना है। तो विज्ञान के बारे में क्या बताना है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। ठीक, इस तरह का जब कुछ बताना रहता है तो हमें इसका प्रयोग किया जाता है उपविराम का। उसके बाद कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो पता ही होगा, कर्ता, कर्म, कारण, अपादान, संप्रदान, ये सारे होते हैं। मेरे ख्याल से सीखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप कहें तो लिख दें। चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक, कारण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण, और कौन बचा, 1 2 3 4 5 6। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग करने के लिए अधिकरण, संबंध, चाहे ऐसे लिखो चाहे उस तरह लिखो, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और दोस्तों आखिरी यहाँ पे है संबोधन। वो 8 कारक टोटल यहाँ पे हो गए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको इस संधि को, संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका संधि करना है। जब कभी भी चा रहता है, जब भी कोई वर्ड और उसके बाद में आ है अगर, तो ये चा का जा हो जाता है, चा छा जा, यानी एक छोड़ के तीसरा हो जाता है। जब पहला वर्ण होगा किसी भी, इसका पहला वर्ण वर्ग का, और इसके बाद कोई स्वर होगा, तो ये जा यानी तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जा का एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये ऑप्शन होगा अजंत। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे सम प्लस कीर्ण होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य बताइए। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो यहाँ पे एक आदमी को देखा, ये एक वाक्य हो गया, मुख्य वाक्य है। के बाद दूसरा वाक्य इसी पे डिपेंड है, तो जो बहुत मोटा था, ये यहाँ पे आश्रित वाक्य हो जाएगा। इसमें देखते हैं कहाँ पे है, ये ऑप्शन है डी में। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना। तो यहाँ पे 2 पुस्तक की बात की जा रही है, यानी कि ये संख्या की बात की जा रही है, तो संख्या यहाँ पे सिर्फ 1 है। अगर यहाँ पे दर्जन या फिर और किसी चीज़ में बात की जाती, तो मीटर में बात की जाती, तो परिमाणवाचक ही हो जाता। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 2 1 7 3। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक, अब उत्तम पुरुष में कौन होता है, मैं, हम, हमें, मुझको, ये सब रहेगा। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुझे, तुझको, इस तरह से। अन्य पुरुष में वह, ये, वे, ये सब रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या बोला जाता है, वक्ता। शाकाहारी वक्ता बोला जाता है, जो बोलता है सिर्फ। शाकाहारी जो साग सब्जियां या फिर जो मांस नहीं खाता है, वो शाकाहारी।
जो साधारण भोजन करता है। बहुभाषी जो बहुत सी भाषाएं बोलता है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है। कटुभाषी जो ऐसे कटु शब्द बोलता है जो आपको सुनने में अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुभाषी। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। भारत जीत गया, तो यहाँ पे एक खुशी की बात हो रही है, और जब कभी खुशी की बात होती है, दुख की बात, कोई आश्चर्य की बात होती है, तो वो विस्मयादि बोधक होता है। इच्छावाचक जो कोई आप इच्छा जताते हैं कि आप सफल हो जाएं, ठीक, एक आप इच्छा जता रहे हैं। आज्ञावाचक दरवाजा बंद कर दो, ठीक, ये आज्ञा है। प्रश्नवाचक क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक। तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक है। ठीक, एक साधारण समझाने के लिए है। निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। तो क छ ज ये सभी व्यंजन हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो स्वर है। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में जुड़ता है। तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर उपसर्ग पूछता तो यहाँ पे जा हो जाता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए। विस्मयादि बोधक को बताया अभी अभी कभी जब भी कभी हर्ष, उल्लास, दुख, कोई आश्चर्य की बात होती है, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका विस्मयादि बोधक होगा वो डी हो जाएगा, शाबाश। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे हम आपको समझा पाए होंगे। बाकी हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे कि अब आपको एक बार में पूरा अगर देखना हो तो आप 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे। बाकी इससे संबंधित अगर और कोई सवाल बनते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें मेन टॉपिक जो हैं उससे संबंधित यहाँ पे हम अलग से आपको करा देंगे। अब हम कोशिश करेंगे ग्रुप सी का लेके आने की, क्योंकि समय कम है। तो अगर आप ग्रुप सी का भी डाले हुए हैं तो उसके भी वीडियो देख लीजिएगा। बाकी तीनों वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर आप नज़दीकी कहीं भी पुस्तक केंद्र पर जाके ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको जो है सफलता मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।